बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, जिस तरीके से हम सबको मालूम है कि सियासी और माशी और माशरती बहरान तो पाकिस्तान के अंदर पहले से ही था, लेकिन अब आईनी बहरान मजीद बढ़ता चला जा रहा है। और वो क्यों बढ़ता चला जा रहा है? वो इसलिए बढ़ता चला जा रहा है कि एक तरफ तो प्रेसिडेंट साहब ने इंतखाबात की तारीख दे दी थी 9 अप्रैल, लेकिन उसके साथ साथ भी नहीं इंतखाबात जो कि ऑलरेडी लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के अंदर चल भी रहे हैं, इसके मामला चल भी रहे हैं। एक ऐसा केस जो कि कम्प्लीटली इससे डिफरेंट था, मुज़ाहिर नकवी साहब और एजाजुल अहसन साहब, दोनों 2 मेंबर बेंच ये CCPO डोगर वाला केस समाअत करता है और उसके अंदर KPK और पंजाब असम्बली के तहलील की और उसके बाद इंतखाबात की बात छिड़ जाती है। और उसके बाद मामला सो मोटो नोटिस की तरफ, यानी चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कहा जाता है। जनरली ये इस्तेहकाक होता है जज का कि उन्होंने सो मोटो नोटिस लेना है या नहीं। उसके बाद फिर 9 रुकनी बेंच फॉर्म होता है, वो 9 रुकनी बेंच समाअत करते हैं और ये कहा जाता है कि मंडे ऑनवर्ड सारे के सारे दिन रेगुलर बेसिस के ऊपर इसकी समाअत की जाएगी। अब सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। एक सवाल तो ये उठ रहा है कि इनके अंदर से एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब, उनके हवाले से सवालात उठने लग गए हैं, इसलिए क्योंकि उनकी ऑडियो लीक हो गई और सियासी जमातें ये कह रही हैं, एक सियासी जमात बिलखुसूस PMLQ के साबिक सीनियर रहनुमा परवेज़ इलाही साहब जो कि PTI में अब शामिल हो चुके हैं, वो स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि वो केसेस, जितने उनके केसेस हैं, वो उन स्पेसिफिक जज की तरफ, मुअज़्ज़ज़ जज की तरफ भेजे जाएं। अब मसला ये है कि एक तरफ इंस्टीट्यूशंस के कंट्रोवर्शियल होने की बात आ जाती है और अब जुडिशरी के कंट्रोवर्शियल होने पे सवालात उठने लग गए हैं। लोग सवाल एक तो मुज़ाहिर नकवी साहब के इस तमाम सूरत हाल में शामिल होने के बारे में कर रहे हैं। दूसरा फिर ये आता है कि ये मामला क्या डिस्कस भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कंसिडरिंग कि इसको पहले ही डिस्कस किया जा रहा है, पहले ही ये अदालत के अंदर मौजूद है, सब जुडिस मामला है, क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और अगर दोनों अतराफ से डिसीजन आते हैं तो कौन सा डिसीजन ज़्यादा मुकद्दम होगा। बहुत सारे सवालात अब आइन और कानून के मुताबिक चलने लग गए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो अज खुद नोटिस है, इसके अंदर 3 सवाल बड़े अहम उठे, वो मैं आपके सामने रखूंगी। पहला सवाल ये था कि असेंबलियां तहलील होने पर इलेक्शन की तारीख देना किसकी जिम्मेदारी थी, इसलिए क्योंकि हर कोई ये जिम्मेदारी अपने कंधों से हटाता चला जा रहा था। ये सवाल अदालत के अंदर उठाया गया। दूसरा सवाल किया गया जी कि इंतखाबात की तारीख देने का आईनी इख्तियार कब और कैसे इस्तेमाल करना है। और तीसरा सवाल ये था कि आम इंतखाबात के हवाले से वफाक और सूबों की जिम्मेदारियां हैं क्या, कंसिडरिंग कि प्रेसिडेंट साहब ने वो तारीख दे दी जो कि पता नहीं आईनी तौर पर उनको देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी, इसके ऊपर भी एक इबहाम है। इसके साथ साथ और अदालत के अंदर जो असेंबलियां तहलील होने के ऊपर सवालात हुए वो ये थे कि जी असेंबलियां किसकी डिक्टेशन पर ख़त्म की गई थी। जस्टिस मंसूर साहब ने ये सवाल पूछा। फिर ये जी कि आज खुद नोटिस नहीं बनता, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने ये कहा और वो कहते हैं कि आज खुद नोटिस का इस साइड पर, इस पूरी सूरत हाल के अंदर कोई लेना देना ही नहीं है। मंदोखेल साहब की जो ऑब्जर्वेशन थी ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी नज़र में ये सो मोटो नोटिस, जिसके अब हर रोज़ सवाल हो रहा है कि इसके ऊपर हर रोज़ समाअत होगी, वो बनता ही नहीं है। सूबाई असम्बलियों की तहलील पर भी नोटिस लिया जाए, जस्टिस अतर ने ये कहा। नाउ प्रॉब्लम इस कि पाकिस्तान के अंदर सारे बहरानों को लेकर एक तरफ और आईनी और कानूनी बहरान आ जाए वो एक तरफ, इसलिए क्योंकि ये इदारा एक ऐसा इदारा था कि जब सियासतदान अपनी बातें नहीं मनवा सकते तो फिर जुडिशरी की तरफ रुख करते हैं। और अब जुडिशरी के अंदर भी हमें बड़ी क्लियरली 2 मुख्तलिफ आरा नज़र आ रही हैं। आरा रखना ऑफकोर्स जजेस का हक है, लेकिन एट द सेम टाइम ये इशू बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड इशू है, इसके अंदर यकजहती और एटलीस्ट यूनानिमिटी की ज़रूरत है। क्या वो हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। बहरहाल ये जस्टिस उमर अता बंदयाल ने भी एक कुछ रिमार्क्स दी, वो भी मैं आपके सामने रख देती हूँ। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेगी। सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया। आर्टिकल 224 कहता है कि 90 डेज़ के अंदर अंदर इंतखाबात होने चाहिए और सेक्शन 57 के तहत सदर ने इंतखाबात का ऐलान किया है। देखना यह है कि सूबाई असम्बलियों की तहलील के बाद तारीख देना किसका इख्तियार है। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब की इन डिटेल जो उनके ऑब्जर्वेशंस थी वो ये है कि मेरे खुद नोटिस से मुताल्लिक कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं या खुद नोटिस बनता ही नहीं है।
हमारे सामने 2 असेंबलियों के स्पीकर की दरखास्तें हैं, या आज खुद नोटिस जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के नोट पर लिया गया है। ऑब्वियसली वो कहते हैं कि सुओ मोटो नोटिस तो खुद लिया जाता है, ये किसी 2 जजेस के नोट के ऊपर ये सुओ मोटो नोटिस जो है वो अजीबो गरीब सूरत हाल हो जाती है। इसके ऊपर यकीनन बहुत सारे इबाम पाए जा रहे हैं। मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाती हूँ। पहले सेगमेंट के अंदर हमारे साथ राना एहसान अफजल साहब मौजूद होंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया राना साहब आपने ज्वाइन किया। सैयद यावर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, बहुत शुक्रिया आपने भी ज्वाइन किया। सेकंड सेगमेंट में हमारे साथ इमरान शफीक साहब भी होंगे, अजहर सिद्दीक साहब भी होंगे, सीनियर लॉयर्स हैं, और अता तारर साहब भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे फ़ोन कॉल के ऊपर इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए। आखिर में हम अफगानिस्तान का एक अहम दौरा चल रहा है, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर DGISI उधर हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे, और उसके लिए हमारे साथ जनरल अमजद शुएब साहब और ताहिर खान साहब दोनों ही मौजूद होंगे। लेकिन सबसे पहले राना साहब आपकी तरफ मैं आऊँगी। ये सारा मामला, ये सारी सूरत हाल बड़े आराम से थम जाती अगर हुकूमत कहती कि ठीक है 90 डेज़ के अंदर इंतखाबात होने हैं और 90 दिन के अंदर अंदर की तारीख दे दी जाती। ना गवर्नर्स की तरफ से ये इशू होता और ना ही ये अदालत के अंदर इतना बड़ा मसला बनकर जाता। आपको नहीं लगता अब भी वक्त है, अब भी तारीख दे दी जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपके देखने वाले को भी के लिए भी कि जो इलेक्शन की तारीख है वो हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं देनी, वो ECP ने देनी है। और अगर गवर्नर्स का पॉइंट ऑफ व्यू जो है उन्होंने सामने रख दिया है और ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो वहां से जो फैसला होगा वो देखा जाएगा। लेकिन यहाँ देखें, ये बार बार कहना कि हुकूमत वक्त जो है वो इलेक्शन नहीं कराना चाह रही है, हुकूमत वक्त जो है उसने कोई ब्रेक लगाई हुई है, तो हुकूमत वक्त ने या वफाक की हुकूमत ने इलेक्शंस नहीं कराने, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। इलेक्शंस ECP ने कराने हैं, उनकी जिम्मेदारी है राना इलेक्शंस साहब, कराना। ये बड़ा आसान है कहना कि ECP ने कराने, लेकिन ECP को फंड्स भी आपने देने हैं, ECP को जो तारीख देना थी वो गवर्नर्स ने देना थी, तो ये इट्स ईजियर सेड देन डन। आप कह लें कि हुकूमत ने कुछ नहीं करना, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हुकूमत की सपोर्ट से विच इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इलेक्शंस कर सकते हैं, अदरवाइज कैसे करेंगे? नहीं, तो देखें, हुकूमत ने अपना मौकफ रख दिया है ना। अगर कोई फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो मौकफ भी रख दिया है, लॉ एंड ऑर्डर की अगर सिचुएशन है वो मौकफ भी रख दिया है, और अगर उसके बावजूद वो समझते हैं कि ये दोनों मौकफ जो हैं वो गलत हैं और ये ऐसा कोई मामला नहीं है, सेंसस का मामला भी नहीं है, उसके अलावा ये भी इशू नहीं है कि पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में सूबों के इलेक्शन और वफाक के इलेक्शन में फर्क आएगा, तो ये फिर फैसला जो है वो जो अथॉरिटी है वो ECP वो कर ले कि कैसे इलेक्शंस कराने। ये तो हमने तो अपने जो हकायक हैं, जो हकायक जो एग्जिस्ट करते हैं वो पेश कर दिए। ठीक हो इलेक्शन ECP ने कराना है, अपनी आईनी जिम्मेदारी फ्री एंड फेयर ठीक हो इलेक्शन की गया, करा बहुत दे। शुक्रिया। लेकिन देखें, यहाँ हम जरूर कहेंगे कि ये जो जिस तरह का बेंच बनाया गया है वो अगर ये फुल कोर्ट बेंच बना लिया जाता तो वो कदरे बेहतर होता। उसमें अब हम जो है लोगों की जो वो कम एग्जिस्ट होते। करते हैं अच्छा वो राना ना साहब, करते। गिव मी अ मोमेंट। अता तारर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं तो PMLN के सीनियर रहनुमा हैं, लेकिन साथ साथ बड़े जाने माने वकील भी हैं। बहुत शुक्रिया अता तारर साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। अता साहब, इसकी कानूनी पैराए क्या है? मैं एक तो पॉलिटिकल आपकी ऑफ कोर्स एफिलिएशन और पॉलिटिकल नजरिया है, लेकिन अभी राना साहब कह रहे हैं कि अगर फुल बेंच होता तो मामला ज़रा अलग होता। मज़ाहिर अली नकवी साहब की ऑडियो के बाद ऑब्वियसली मामला और कंट्रोवर्शियल हो गया है। उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर भी आप लोगों ने मामला आगे बढ़ा दिया है। अब इस पूरी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज अगर बात करती तो और बात थी। जो पाकिस्तान की बार काउंसिल है, सूबाई बार काउंसिल है, इस्लामाबाद बार काउंसिल है, उन्होंने आज एलामिया जारी किया और कहा कि हम एक रेफरेंस भी दायर कर रहे हैं और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ इल्जामात हैं, ऑडियो टेप है, आमदन से ज़ायद असासों का इल्जाम है, तो उनको ये केस नहीं सुनना चाहिए और असूली तौर पे उसी मयार पे उनको जांचा और परखा जाना चाहिए जिस मयार पे काजी फायजीसा साहब को जांचा गया था। अब अगर इस बात को आप छोड़ भी दें तो आज जस्टिस मंतोखेल ने, जो कि आज इस बेंच के मेंबर थे, सिटिंग जज है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने एक बहुत बड़ा एतराज उठाया है और उन्होंने बकायदा एक नोट पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा कि ये 2 जज साहबान का प्री डिटर्मिन्ड माइंड लगता है कि इन्होंने पहले से ही कुछ फैसला किया हुआ है अपने जहन में, और ऑडियो टेप का भी जिक्र किया और इनका ये सो मोटो नोटिस नहीं लिया जाना चाहिए था।
और अगर लिया भी गया है तो इन दोनों जज साहिबान का उसमें बैठना नहीं बनता। तो मैं समझता हूं कि एक मामला ऑलरेडी मुतनाज़ा हैसियत इख्तियार कर गया है, और मुतनाज़ा हैसियत इख्तियार करने के साथ साथ इसमें अब बार काउंसिल्स क्योंकि इन्वॉल्व हो गई हैं, तो ये क्या ही अच्छा होता कि जिन दो जज साहिबान के हवाले से बात हो रही है वो इस बेंच से माजरत कर लेते। और देखिए, सीनियरिटी का असूल है कि सीनियर मोस्ट जो 9 जजेस हैं उन पे मुश्तमिल बेंच बना दिया जाता, ताकि किसी किस्म का कोई अभाम ना रहता, किसी किस्म का तनाजा ना रहता। इस तरह तो ये एक बिल्कुल लगेगा कि जिस तरह ये मामला, वो कहते हैं अंग्रेजी में कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, जस्टिस शुड मैनिफेस्टली बी सीन टू बी डन, कि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, इंसाफ होता नजर आना चाहिए। तो ये तो एक लेकिन अता साहब, अब इस सारी सूरत हाल में इसकी समाअत बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगी, इसलिए क्योंकि मंडे ऑनवर्ड्स एवरी डे बेसिस के ऊपर इसको हियर किया जाएगा। ऐसी सूरत हाल में अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं या ग्रीवेंसेस हैं वो नहीं हियर किए जाते हैं और इसी बेंच के साथ मामला आगे बढ़ता है, देन व्हाट? देखिए, अब ऑब्वियसली हम बतौर सियासी जमात हमें नोटिस किया गया है, और कल हमारे वकील वहां पे अदालत में मौजूद होंगे और वो अपनी बात वहां पे रखेंगे कि हमारा बतौर पॉलिटिकल पार्टी इस मामले पे क्या ख्याल है। केस की मेरिट्स अपनी जगह पे, मगर इस केस की मेंटेनेबिलिटी पे, बेंच की कॉम्पोजिशन पे अगर अभी कानूनी मुशावरत जारी है, कोई हतमी बात तो मैं नहीं बता सकता, मगर ऑब्वियसली एक जहन है कि एतराजात तो उठेंगे, और एतराज करना हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है। और ये देखिए ना, ये केस शुरू हुआ गुलाम महमूद डोगर सीसीपीओ की पोस्टिंग के केस से, और उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुला लिया गया और इलेक्शन की डेट के हवाले से बात की गई। तो ये सारा जो मामला हुआ है, ये लगता ये है कि इन्होंने पहले से जेन बनाया हुआ था, और इन 2 जज साहिबान ने चीफ जस्टिस साहब को लिखा और उसके बाद ये सारा मामला टेकअप किया गया है। क्या ही अच्छा होता कि कोई इंडिपेंडेंट पिटीशन टेकअप कर ली जाती कानूनी तौर पे। अब ये मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का भी फेट देखिए, आज एक वकील साहब ने रेफरेंस दायर किया है और उसमें बड़े संगीन इल्जामात लगाए हैं 3 अरब रुपए के, आमदन से ज्यादा असासों के, करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के, और वो 9 सफ़ों का जो रेफरेंस है उसमें बड़े ही संगीन नौयत के इल्जामात हैं। अब क्या, जब रेफरेंस दायर हो चुका, ऑडियो टेप आ चुकी, सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज जो इस बेंच के मेंबर हैं उनकी तरफ से इतराज उठाया जा चुका, तो क्या उनको खुद ही बेंच से अलहदा नहीं हो जाना चाहिए? क्या माजी में जब ऐसे एतराजात उठते रहे हैं तो ऑनरेबल जज साहबान, और ये ऑनर की बात होती है कि आप इस बेंच से अलहदा हो जाएं और कहें कि जी मैं, क्योंकि मेरे पे ये एलिगेशन लगे हैं, जब तक ये गलत साबित नहीं होते मैं किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा। ठीक हो गया। मगर जब आप बजिद होंगे कि मैंने इस बेंच पे बैठना है, तो फिर लोग सवाल करते हैं और ये तासुर कायम होता है कि आपका कोई ना कोई झुकाव किसी तरफ है और आपका कोई ना कोई मकसद है इस बेंच में बैठने। और ऑब्वियसली किसी भी तरीके से इंसाफ फराहम करने वालों के ऊपर इस तरह के सवालात, और एक बड़े बेंच के ऊपर इस तरह के सवालात नहीं होने चाहिए। आता ताहिर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। यावर बुखारी साहब, अभी भी 2 ही तरीके नजर आ रहे हैं, या फिर आप लोग कहे कि ठीक है इंतखाबात अलग अलग होना ज़रा मुश्किल है तो इसलिए थोड़ी सी आगे की डेट वो, और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लोग, हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग कहे कि हम तारीख थोड़ी सी पहले कर लेते हैं, या ये कि इसी आईनी बहरान को पनपने दिया जाए और मामला इसी तरीके से चलता रहे और एक इब्हाम और एक हिजान की सी कैफियत हो पाकिस्तान के अंदर। इन दोनों के अंदर से आपकी नज़र में बेहतर ऑप्शन कौन सी होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम। देखिए, ये जो कैफियत है कैसे क्रिएट हुई, आप ये रूट कॉज पे जाए ना, ये तो अभी जो बन गई है वो बन गई है। एक बंदे को दूसरा बंदा बाजार में खड़े होकर गोली मार देता है, वो गोली मारने तक नौबत पहुंची क्यों? तो वो आप उसके ग्रास रूट पे जाए ना। वो इसलिए कि इनका जो गवर्नर्स बैठे हुए हैं वो इनकॉम्पिटेंट हैं, वो अपनी पार्टी की बात सुन रहे हैं, वो एज एन इंडिपेंडेंट हेड ऑफ द, वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द प्रोविंस, वो काम नहीं कर रहे, वो अपनी पार्टी की लाइन टो कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं, क्या फरमाते क्या गवर्नर साहब कि मैंने तो डिसॉल्व की नहीं तो लिहाजा मुझे डेट देनी। यार आइन क्या कहता है? जालमो, तुम लोग आइन को भी नहीं पढ़ते हो। आइन को देखते हुए मेरे जैसा एक बंदा जो लॉ को अलिफ बे नहीं जानता है, लेकिन इस पूरी डिस्कशन के अंदर जितने दिनों से डिस्कशन हो रही है, नजर आ रहा है कि वो जो गवर्नर है वो एक तासुब की बुनियाद पे पीटीआई को इलेक्शंस को डिले करने के चक्कर में, क्योंकि पीएमएलएन ने ये बात कर दी है,
तो उस बात को सुन के वो आगे लेके जा रहे हैं और फिर आगे इलेक्शन कमिश्नर साहब जाके उनसे मशावरत करते हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे पूरी कौम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। लेकिन यावर साहब अभी थोड़ी देर ऊपर पहले राणा साहब कह रहे थे कि इसके अंदर, इस डेट के अंदर, तारीख के अंदर हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है, ईसीपी ने करना है, ईसीपी का काम है, उन्हीं के लिए छोड़ दें। नहीं, मैं इत्तेफाक नहीं करता, ये लोग पूरा इसको मनूवर कर रहे हैं। ये जितनी इनकी बार की एसोसिएशंस या जो भी इनकी काउंसिल्स हैं उसके थ्रू ये पूरा मनूवर कर रहे हैं। आबिद जुबैरी साहब की ऑडियो आई थी, यावर साहब, ऑडियो आई थी, मैं भाई से मैन्यूवरिंग दोनों तरफ चल रही है। मैं अपने भाई से माफी मांगते हुए मैं बड़े एहतियातन और मैं कहता हूं कि ये गलत कलामी कर रहे हैं जब कहते हैं कि गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। ये एक शफाफ गलत कलामी है। वो इसलिए कि ये पूरी तरह इन्वॉल्व है। अगर नहीं है तो देखिए इसके अंदर कुरान को और इन चीजों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। सर पे कुरान रख के बोले कि इन्वॉल्व नहीं है तो ये झूठ बोलते हैं। चले मुझे ब्रेक की तरफ जाने दे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद इस बात को कंटिन्यू करते हैं। मुझे ब्रेक की तरफ जाने दीजिएगा, आप वापस आते हैं, उसके बाद फिर डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि अब बेंच के बारे में भी बहुत सारे सवाल उठने लग गए हैं, स्पेशली दो जजेस जो कि ऑलरेडी उस बेंच में थे जिसने रेकमेंड किया सारे इस सिचुएशन को सुओ मोटो के फॉर्म में लेकर जाने का, यानी जो इंतखाबात की तारीख अब तक नहीं आ रही, इस मामले को सुओ मोटो के तौर पर लेकर जाने को। अभी थोड़ी देर पहले अता तारर साहब कह रहे थे कि जस्टिस सिर्फ होना नहीं चाहिए, इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए। ये एक बड़ा वाज़ेह रूल होता है। अजहर सिद्दीक साहब भी हमारे साथ मौजूद है। अजहर साहब, हमें पता है कि पाकिस्तान में माजी में भी जुडिशरी हो या बाकी इदारे हों, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी हर इदारे के साथ जुड़ी हुई है। हमें मलिक क़य्यूम साहब वाला मामला भी याद है, हम लोगों को मौलवी तमीज़ुद्दीन वाला सूरत हाल भी याद है, जस्टिस मुनीर भी होते हैं। तो अब इस मौके के ऊपर जहां जो इंतखाबात इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, क्या आपके ख्याल में किसी किस्म की ऐसे बेंच के अंदर मेंबर होने चाहिए जो कि कंट्रोवर्सी का शिकार हो गए? अजहर सिद्दीक साहब, आपकी ये शायद ऑडियो आपने ताड़ का नाम लिया ना? जी। अच्छा, मैंने कहा शायद रफीक ताड़ का नाम ले लिया आपने, वो जो बैग लेकर पैसे लेट्स नॉट गो टुवर्ड्स पर्सनल अटैक्स अजहर साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं, मैं पर्सनल अटैक की बात नहीं कर रहा। मैं चूंकि यही काम ना मुस्लिम लीग नून के लोगों ने, आज मरियम को शर्म आनी चाहिए जिस तरह की बातें आकर अदलिया के खिलाफ उसने की हैं। डूब मरने का मकाम है ऐसे लोगों के लिए जिनको इतनी तमीज नहीं है कि बात करते हुए, नाम लेते हुए क्या कर रही है। इन्हीं सियासतदानों की वजह से ये मुल्क तबाही के बहाने पे खड़ा है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का इशू है, ये कोई जायदाद का मसला नहीं है कि अजहर सिद्दीक की जायदाद है कि अपना उसके नाम कर देनी है, इसके नाम कर देनी है। बड़ा सीधा सा सिंपल सा इशू है। सिंपल इशू क्या है कि ये इंटरप्रिटेशन होनी है कि क्या 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, नहीं होने हैं, नंबर 1, और क्या 90 दिन के अंदर इलेक्शन के लिए डेट ऑफ पोल किसने देनी है। इसमें जजेस की पसंद और नापसंद का क्या सवाल आ गया? आइन है, आइन की तशरीह होनी है और आइन की तशरीह में ये पसंद और नापसंद की मेरी समझ से बाहर बात है। और ये वही लोग हैं जो 5 जजेस के बारे में जो जुबान इस्तेमाल करते हैं, ये 5 जजेस पता नहीं क्या क्या, और वो आपको पता है 3 लोगों को तौहीन अदालत में सजा हुई थी, निहाल हाशमी, तलाल चौधरी और दानियाल अजीज। और अब जो बात कर रहे हैं ये पॉलिटिकल, ये टोटल पॉलिटिकल वजह क्या है कि इन्होंने एक बयानिया लिया था, वो बयानिया बड़ी बुरी तरह से पिट गया। इन्होंने कहा कि नहीं एस्टैब्लिशमेंट के साथ एस्टैब्लिशमेंट, आज कहाँ खेल रहे हैं ये लोग, आप नजर आए ना। अब मुझे तो कहने की जरूरत नहीं, एवरीबॉडी नोज कि ये इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीडीएम की जमातें किन के साथ खेल रही है, किन के सहारे में चल रही है, इनके बाजू क्या है। अजहर साहब, लेट्स बी वेरी क्लियर, यहाँ कोई एक सियासी जमात ऐसी नहीं है जो ये नहीं चाहती कि गेट नंबर 4 से उनको वेलकम ना किया जाए, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब, इंक्लूडिंग PMLN, इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी। आप फिर ये किसी एक जमात पे तो सवाल कर ही नहीं सकते। अब वो वाला पॉइंट गुजर गया। अच्छा, मैं इसको छोड़ देते हैं ना, मैं तो बता रहा हूं ना
कि वो क्या क्या जनरल बाजवा साहब के बारे में क्या अल्फाज होते थे, जनरल फैज हमीद के बारे में, फिर वो चहीते हो गए सारे। और अब सूरत हाल अब मेज बदल गया है। बहरहाल लेट्स गो टुवर्ड्स द लीगल साइड। गेट बदल गया या जूते अच्छे मिल गए, वो नहीं, मेज की साइड बदल गई है। अब खान साहब वो बातें कर रहे हैं। मैं आता हूं, देखे वजह क्या है। हम बात कर रहे हैं आइन के नफाज की। जिस दिन असेंबली तहलील हुई, मैं तो उस दिन से कर रहा हूं, मैं गवर्नर को लिखा, सदर को लिखा, गवर्नर आइन तोड़ रहा है। मैं जो कि इतना पीटीआई एसोसिएट नहीं इन केसों में जितना मैंने इन केसों में एसोसिएट रहा हूं। अब मामला आया हाई कोर्ट के पास, 10 फरवरी को कोर्ट ने डिसाइड किया, गवर्नर को कहा, गवर्नर कहता मैंने असेंबली तहलील नहीं की। वो भाई आपका अटॉर्नी जनरल जब मीटिंग करने गया इलेक्शन कमीशन के सामने, उसने कहा कि गवर्नर ने डेट देनी है, लेकिन ये नहीं माने। इलेक्शन कमीशन इसमें डालता, जो वफाकी हुकूमत है उधर डालती रही, अपना जो निगरान हुकूमत है वो अपनी गेम। अल्टीमेटली कोर्ट ने कह दिया, क्या कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है गवर्नर से मुशावरत से पोल डेट दे। 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं माना इन्होंने। इंट्रा कोर्ट अपील में चले गए 16 में। आज सुप्रीम कोर्ट में मैंने कहा कि आपको 21 डेट गलत बताई गई है। 16 फरवरी को नोटिस हुए, 21 को आके वफाकी हुकूमत ने टाइम लिया। फिर क्या हुआ, मैंने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की, उस पर आज हियरिंग थी। सुन लीजिए, खत्म कर रहा हूं। मैंने एक और आईनी दरखास्त दायर की जो जुमेरात को दायर की थी, लास्ट थर्सडे को, और मैंने कहा सेक्शन 57 के तहत, जो कि दोनों नहीं मान रहे हैं, कि सदर अपना कॉन्स्टिट्यूशन रोल प्ले करे, आईनी रोल, और 57 में लिखा हुआ है। और ये क्या मतलब लेके आगे कोर्ट के सामने अब इसकी इंटरप्रिटेशन के ऊपर बात चली जाएगी, लेकिन अजहर साहब मुझे मौका दीजिएगा। राना साहब इसका जवाब देंगे। ये जो तमाम अभी गुफ्तगू हुई है, अजहर साहब की, यावर साहब की गुफ्तगू, सारे तोपों के रुख आपकी तरफ ही है। देखिए, सबसे पहले तो ये जो ऑनरेबल जुडिशरी है, ये इसको रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो है वो 129 ग्रेड करती है 140 में से, यानी कि बॉटम में सिर्फ 11 जो है वो पॉइंट रह जाते हैं। अगर 11 आ जाएंगे तो वी विल बी एट द बॉटम अपनी जो आपकी जो जुडिशरी की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर। तो यहाँ जस्टिस मकबूल बाकर ने अभी जो रिटायर्ड हैं एक ऑडियंस के सामने कहा कि करप्शन जो है वो एग्जिस्ट करती है जुडिशरी में। फिर आपने देखा कि जस्टिस जो सिद्दीकी है उसने माँ की कसम खा के कहा कि मेरे से कैसे प्रेशर मेरे पे डाला जा रहा है। उसके बाद जो साकिब निसार साहब हैं उनकी कहानी व्हाट्सएप के ऊपर जेआईटी बनना, अभी फिर ये जो ऑडियो लीक आई है जिसमें जो है वो बेंच फिक्स कराए जा रहे हैं ताकि अपने मुताबिक जो है वो मैनेजमेंट की जाए। सुओ मोटो सीसीपीओ की ट्रांसफर पे ले लिया जाता है। तो ये कहानी हमें मत बताए कि ये शर्म आनी चाहिए और फलाना होना चाहिए। ये जो जब ये ऐसे अमाल होते हैं उससे मुल्क की साख को, जुडिशरी की साख को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचता है। और अगर आप बेंच फिक्सिंग करेंगे और बेंच फिक्सिंग का तासुर इतना तगड़ा हो जाएगा कि जो न्यूट्रल बार्स हैं वो इसके ऊपर जिक्र करेंगी, वो कहेंगी कि एक आदमी जिसकी ऑडियो जो है वो पकड़ी गई एक चीज न्यूट्रल बार्स मानी नहीं जा रही ना। राणा साहब वो कह रहे हैं आप मनूवर कर रहे हैं। जी नहीं, मनूवर कौन कर रहा है? जो जिसकी ऑडियो लीक हुई है वो मनूवर हो रहा है। वो तो साबित हो रहा है कि मनूवर हो रहा है, उस पर बेंच फिक्सिंग हो रही है, उसके अंदर जो है वो केस लगवाए जा रहे हैं। तो उसको आप मनूवरिंग कहेंगे या इसको मनूवरिंग कहेंगे? और यहाँ जहां तक ये फिर ये इसका मतलब है कि सारी बार मनूवर्ड है, फिर कोई चीज न्यूट्रल नहीं है जो इनके खिलाफ चले जाती है बात, वो मनूवर्ड है। तो मनूवर्ड वाली बात तो ये तो हर एक पे कोई जर्नलिस्ट इनसे 2 मुश्किल सवाल पूछ ले तो उसको कहते हैं लिफाफा जर्नलिस्ट। तो इनकी मनूवरिंग के ऊपर तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हकायक ये है कि ये जो जुडिशरी है ये सिर्फ 11 पॉइंट रह गए हैं कि ये बॉटम में चले जाएगी दुनिया के अंदर। तो अगर इसी तरह के फैसले होने हैं, ये बेंच फिक्सिंग होनी है, तो सवाल तो उठेगा फिर उसके उन चीजों को क्लियर करिए। आदमी जो जिसकी अभी ऑडियो लीक हुई है वो कैसे जो है वो इस बेंच का हिस्सा बन सकता है? अगर ये और अंदर से बेंच के अंदर से अगर आवाजें, जिस तरह अता तारड़ साहब ने पॉइंट रेज किया कि 2 जजेस प्री डिटर्मिन्ड उनका जहन लग रहा है इस मामले पे, तो उनको तो बैठना ही नहीं चाहिए बेंच पे। बाकी जो फैसला होता है हो, इंटरप्रिटेशन की बात हो रही थी तो 63A की भी इंटरप्रिटेशन हुई और लोग आधे से ज्यादा दुनिया कहती है कि ये रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। गॉट योर पॉइंट राणा साहब। यावर साहब वेरी क्विकली, मंदोखेल जस्टिस मंदोखेल साहब की जो ऑब्जर्वेशन है वो बड़ी जरूरी है इस टाइम पे, कि उनको लगता है कि आज खुद नोटिस तो होना ही नहीं चाहिए इस बात पे। देखिए वो उनकी इंटरप्रिटेशन है ना, आप पास वो भी जज है ना। राणा साहब ने जो बात की है, आप ये देखें कि आज तक जस्टिस कयूम की फोन कॉल्स लीक हुई, ये करते रहे हैं। तो अगर चौधरी साहब की एक फोन कॉल लीक हो गई, इट्स वन ऑफ द मेनी जो पीएमएलएन फेमस है चीजें। यावर साहब डू नॉट कॉल इट वन ऑफ द मेनी, आई एम सॉरी, डू नॉट कॉल वन ऑफ द मेनी। वो भी गलत था, ये भी गलत था, गलत को गलत कहे यावर साहब।
बिल्कुल बिल्कुल गलत है। देखें, मैं कह रहा हूं कि इस टाइम पे जुडिशरी पे हम लोगों को भरोसा करना चाहिए। लेट देम इंटरप्रेट दिस। इंटरप्रिटेशन से ये लोग क्यों डर रहे हैं? और मुझे बताया कि जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी हैं और जो दूसरे जस्टिस जो भी हैं, मुझे बताएं कि इंटरप्रिटेशन में क्या गड़बड़ कर सकते हैं। चलें। और 9 बंदों का बेंच है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। जहां तक बात है कि क्या आज तक जुडिशरी के साथ हुआ, वही हुआ जो इस मुल्क के हर महकमे के साथ पिछले 50 साल में हुआ, तबाह किया गया। अभी ठीक है। मैं राणा साहब से एग्री करता हूं, हमारी जुडिशरी के पास एक मौका है कि दिखाए कि इंसाफ करे और इंसाफ होता हुआ नजर आए, इंटरप्रेट करे और ऐसी इंटरप्रिटेशन दे जिसके ऊपर सारे एग्री करें। ये सारों का एग्रीमेंट मुझे बड़ा मुश्किल नजर आता है, लेकिन यावर बुखारी साहब, थैंक यू वेरी मच। राना एहसान अफजल साहब बहुत शुक्रिया। अजहर सिद्दीक साहब बहुत शुक्रिया, आपने भी ज्वाइन किया। इससे पहले अता तारर साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी शुक्रिया। अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अफगानिस्तान में एक बड़ा इंपॉर्टेंट वफ्द पाकिस्तान का गया हुआ है, क्या करने गया हुआ है। आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान का एक हाई पावर्ड डेलीगेशन अफगानिस्तान में इस टाइम पर मौजूद है और इसलिए गया। आज हम लोगों को तस्वीर भी सामने आई जिसके अंदर DGISI भी थे, जिसके अंदर वजीर दिफा भी थे और ऑब्वियसली और इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ जो कि इवन उस टाइम पर जब अफगानिस्तान से इनखला हो रहा था, जिसके अंदर सादिक खान साहब भी मौजूद है, वो भी उधर ही थे। इससे पहले हिना रबानी खर साहिबा नवंबर के अंदर लास्ट ईयर अफगानिस्तान का चक्कर लगा कर आई थी, दौरा कर आई थी और उसके बाद से अब तक भी जो सिक्योरिटी इबाम या सिक्योरिटी के बहुत सारे इश्यूज हैं वो सॉल्व नहीं हुए थे। मेरे साथ जनरल अमजद शुएब साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ताहिर खान साहब मौजूद हैं, अफगानिस्तान के मामलात पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। जनरल साहब, सबसे पहले आपकी तरफ ही आऊँगी। एक तो डिफेंस मिनिस्टर DGISI का जाना बड़ा वाजे मैसेज है कि दिस इज मोस्टली अबाउट जो काउंटर टेररिज्म या जो डिफेंस के मामलात को हैम्पर करती हैं चीज़ें अफगानिस्तान से। लेकिन अफगानिस्तान ने पहले कहा था, पहले एक बयान आया था, उनका बयान ये आया था कि जी जो पाकिस्तान में हो रहा है वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं और हम अपनी सरजमीन नहीं इस्तेमाल होने देंगे किसी भी और मुल्क के अगेंस्ट। लेकिन ऐसा होता रहा जनरल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारा स्टांस हमेशा से ये रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर भी सेंचुरीज मौजूद हैं, उनकी लीडरशिप भी मौजूद है, TTP की खास तौर पे, और हमारे लोग जाके मुज़ाकरात भी वहां उनसे करते रहे। अब ये कि जब पिछले दिनों टेररिज्म बढ़ा तो अफगानिस्तान ने इस चीज को डिनाई किया कि यहाँ पे सेंचुरीज नहीं। अब ये सारा जो सेंचुरीज हैं या नहीं है, ये बुनियादी तौर पे इसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन वगैरह है वो ISI के पास ही है। और फिर ISI जो है वो वैसे भी तालिबान के साथ उनका बहुत लंबा राब्ता वास्ता रहा है बहुत अरसे से, और खास तौर पे जब अमेरिकन के साथ वो मुज़ाकरात कर रहे थे उस वक्त भी ISI अपने इन्फ्लुएंस भी यूज करती रही। तो मेरा ख्याल है कि DGISI तो इस लिहाज से खासा पर्टिनेंट है कि टेररिज्म रिलेटेड सारे इश्यूज वो डील करते हैं, ISI वाले डील करते हैं। जो मुलाकातें वहां भी वो तो बड़ी वेरिड किस्म की, आपने देखा उनके फॉरेन मिनिस्टर से भी, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो इकोनॉमिक अफेयर्स डील कर रहे हैं, अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई, डिफेंस मिनिस्टर से भी, इंटीरियर मिनिस्टर से भी। तो मोस्टली मेरा ख्याल है ये जो इश्यूज हैं रिलेटेड टू सिक्योरिटी, जिसमें TTP और दाइश का मसला आता है, वो अंडर डिस्कशन रहे होंगे और उसमें इंफॉर्मेशन वगैरह पाकिस्तान ने मुहैया की होगी। यही वजह है कि अफगानिस्तान ने कहा है कि हम इस मामले में जो भी हेल्प हो सकी वो करेंगे, और अगर उनकी सेंचुरीज वगैरह वाकई कंफर्म हुई यहाँ पे तो उनके बारे में उनके अगेंस्ट कुछ एक्शन करेंगे। क्या करेंगे ये कुछ अभी तक उसका वाजे नहीं है, स्पेसिफिक्स नहीं है। लेकिन एक अच्छे माहौल में एक अच्छे माहौल में बात हुई जहां लगता है कि कुछ न कुछ तावन अफगान साइड से मिलेगा। और वो जो टोटल डिनाइल था शुरू में कि जी यहाँ है कुछ नहीं, पाकिस्तान जाने और उसका काम जाने, वो मेरा ख्याल है उस पे डेफिनेटली कुछ थोड़ा सा अफगानियों ने डर भी दिखाई। राइट। अच्छा ताहिर खान साहब,
अब इशू ये है कि अफगान तालिबान को इस टाइम पर अफगानिस्तान में भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़े, जिसके अंदर से बार बार वो लोग जो कि बॉर्डर के अराउंड पाकिस्तान के साथ अक्सर झड़पें होती रहती हैं, इंक्लूडिंग अभी पिछले दिनों जो इशू चल रहा था कि डॉक्यूमेंट्स के बगैर पेशेंट्स को इधर लेकर आने की कोशिश, पेशेंट्स आए लेकिन डॉक्यूमेंट साथ लोगों के होना वो इम्पोर्टेंट है। कुछ पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं, कुछ ऐसी हार्ड फीलिंग्स भी हैं। तो ये सिक्योरिटी के मामलात, ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं, इनके मामलात के अंदर ये कशीदा सूरत हाल को कम करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और अभी अफगानिस्तान के अंदर तालिबान बैठे हुए वो एक और महाज भी नहीं खड़ा करना चाह रहे होंगे अगेंस्ट पीपल जो कि सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं। ऐसे सूरत हाल में स्पेसिफिकली पॉलिटिकली कैसे डील करेंगे अफगान तालिबान इस पूरी सूरत हाल को? कह तो दिया है कि हम डील करेंगे, लेकिन कैसे? बहुत शुक्रिया आपका मुझे दावत देने की। मेरी नज़र में बिलावल भुट्टो ने अभी जब ये बाहर था तो उन्होंने एक अफगान तालिबान की जो एक सलाहियत है, कैपेसिटी है, उसके हवाले से भी बात की है कि चूँकि उनका सिर्फ 1.5 साल हुआ है, 20 साल तो जंग उन्होंने की है, लेकिन हुकूमत साजी और फिर वो इतना आसान नहीं होता। और मेरे ख्याल में तालिबान उसके लिए तैयार भी नहीं थे जब 15 अगस्त 2021 को काबुल में दाखिल हुए थे। तो लेकिन माहौल इस तरह बन के तो वो चले गए। तो उसके कुछ इश्यूज है, कंट्रोल तो उनका है पूरे अफगानिस्तान में। लेकिन आज मैं उनकी खबरें पढ़ रहा था तो यूनिफॉर्म, यानी क्योंकि कुछ जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उसमें कुछ के यूनिफॉर्म नहीं थे, उससे बड़ा इशू होता था। पाकिस्तान के लिए भी ये मसला था क्योंकि बॉर्डर पे भी अक्सर विदाउट यूनिफॉर्म लोग, तो चमन में जो वाकया हुआ था उस बंदे के यूनिफॉर्म नहीं था जिन्होंने फायरिंग की थी, एक पाकिस्तानी फौजी उसमें शहीद हुआ था। तो ये उनके कैपेसिटी के मसाइल बिल्कुल है। लेकिन ये जो पाकिस्तानी वफ्द गया था जिस पे आप बात कर रहे हैं, तो उसमें जो मैंने सुना है यहाँ इस्लामाबाद में लोगों से वापसी पे, वो डेलीगेशन तो कल ही वापस आ गया था, कल वापस आ गया। एक नुक्ता था बस सिर्फ पूरे उसमें, क्योंकि सिक्योरिटी डेलीगेशन था और वो वही की काउंटर टेररिज्म। और जो मेरी मालूमात है कि पाकिस्तान ने उनको सबूत भी दिए हैं टीटीपी के हवाले से। और एक तशवीश का इज़हार ये भी किया है क्योंकि यहाँ तो पाकिस्तान में एक तासुर कुछ लोगों का है कि पाकिस्तानी तालिबान अलग है, अफगान तालिबान अलग है। लेकिन इस डेलीगेशन में हमारे लोगों ने इस पे तशवीश का इज़हार किया है कि अफगान तालिबान और टीटीपी के दरमियान जो एक हमाहंगी है और किसी लिहाज किसी हद तक अफगान तालिबान उनका अगर दिफा नहीं करते तो उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते। क्योंकि आपको याद होगा कि टीटीपी जब से बनी 2007 से, उस वक्त से वो अफगान तालिबान के अमीर को अपना अमीर समझते हैं, उनके साथ बेअत करते हैं। तो जब बेअत वाला मामला हो और वो बेअत खत्म नहीं हुई, टीटीपी ने किया है, वो अफगान तालिबान उसके कुछ नहीं कहते, लेकिन अफगान तालिबान ने कभी इनकार भी इससे नहीं किया। ये भी पाकिस्तान के लिए बड़ी एक तशवीश कुन मरहला है और इसी पे भी बात हुई है। पाकिस्तान ने तशवीश से उनको आगाह किया है। अब देखना है कि वैसे हमारे लोग तो मुतमईन होके आए हैं, लेकिन अब देखना है कि जो इत्मीनान ये लेकर वापस आए हैं तो क्या उस पे बाद में अमल होता है कि नहीं। एग्जैक्टली। ताहिर खान साहब, थैंक यू वेरी मच। जनरल अमजद शोएब साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। आज जो जिन तस्वीर की मैं बात कर रही थी, इस हाई पावर्ड डेलीगेशन की सामने आ रही थी, उससे तो ऐसा लग रहा था, और जो खबरें सामने आ रही हैं इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही हैं, ताहिर खान साहब ने भी जिसकी जिक्र किया, जनरल साहब ने भी जिसका जिक्र किया, एक बड़ा वाज़ेह तौर पर क्लैरिटी के साथ अपनी तशवीश जो है वो सामने रखी गई है। इसके बाद सोल्यूशन क्या निकलता है, इसलिए क्योंकि अफगान तालिबान ने ये बड़े वाज़ेह तौर पर कहा था कि हम लोगों की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन बारहा कशीदगी बढ़ती है, बारहा ऐसी सूरत हाल आती है जहां बॉर्डर के ऊपर हमारे फौजियों को शहीद किया जाता है। दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल। बहुत अरसा हो गया, अब अफगान तालिबान को इस मामले को हैंडल करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। दो नेबर्स हैं, उनके बीच में ट्रेड भी होनी है, वहाँ से पेशेंट्स भी आने हैं, और मामलात अगर कशीदा हो तो वो ज़रा मुश्किल में पड़ जाती है बात। इसी के साथ अनीका निसार को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।